तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप को। और सिटीजनशिप में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, जो सिटीजनशिप के मामले को डिस्कस करता है। इसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट, जो 1955 में आया था। इस सिटीजनशिप एक्ट में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सारे सेक्शंस हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके तहत हमें पता चलेगा कि सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, या किसी का सिटीजनशिप कैसे वापस लिया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, तो उसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे, इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इसका क्या प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावा तीन चीज और हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक है पीआईओ, एक है ओसीआई और एक है एनआरआई। पीआईओ होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इन तीनों को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 10 तक, ये सारे आर्टिकल ना 26 जनवरी 1950 तक ही डील करता है। 1950 के बाद का जो भी कंडीशंस है, वो सब हम सिटीजनशिप एक्ट में समझेंगे, जो 1955 में आया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है। यहाँ इस चीज को याद रख लेना कि 26 जनवरी से पहले जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ उसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 तक। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी चीजें होंगी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद से जो भी चीजें होंगी, उन सब के बारे में सिटीजनशिप एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि अ पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है जिसका इंडिया में घर है, या फिर हु वाज बोर्न इंडिया, यानी कि जो भारत में जन्मा हो। ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, यानी कि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक या दोनों भारत में पैदा हुए हो, या फिर वो खुद भारत में रह रहा हो 5 साल पहले। किस कंडीशन से 5 साल पहले? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 5 साल पहले, यानी संविधान लागू होने से 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो भी वो इंडियन सिटीजन होगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 से अगर 5 साल बैक चले जाएं और फिर देखें कि उस डेट से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन होगा, यानी उसे सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5 सिंपली इतना ही कहता है, इससे ज्यादा आर्टिकल 5 में कुछ देखने को है नहीं। आर्टिकल 6 को देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 6 में क्या लिखा है। आर्टिकल 6 में लिखा है, इफ अ पर्सन वाज बोर्न और हिज पेरेंट्स वर बोर्न और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न एंड माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 आर ऑटोमेटिकली एबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हो, और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत माइग्रेट करके आ गया हो, यानी कि वापस आ गया हो, भारत माइग्रेट करके आ गया हो, तो उन्हें तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप लेने के लिए 6 महीने इंतजार करना होगा। उन्हें सबसे पहले 6 महीने भारत में रहना होगा। जब वो 6 महीने भारत में रह लेंगे तो उसके बाद फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट तो देखेगी कि क्या इन्हें सिटीजनशिप देना ठीक है नहीं है, उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट सिटीजनशिप देगी। यहां पर एक टर्म है। टर्म क्या है कि यहां जो इंडिया लिखा है ना इस एक्ट में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम का इंडिया है, यानी अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है यहां। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यही डेट क्यों, 19 जुलाई 1948 ही क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये है इधर इंडिया और इधर है पाकिस्तान। ठीक है, तो जब माइग्रेशन हो रहा था, जब बहुत हैवी अमाउंट में राइट्स छिड़े हुए थे, चारों तरफ दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू, बौद्ध, सिख, ये लोग इंडिया आ रहे थे। तो जो मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए थे, उनके घर यहां खाली पड़े हुए थे। ठीक है, और जो इंडिया में वापस आ रहे थे हिंदू, इन लोगों को ये घर दिया जा रहा था। इसे कहा जाता था इवैक्वी प्रॉपर्टी। ठीक है, इन घरों को इवैक्वी प्रॉपर्टी कहा जाता था। इसमें इन हिंदुओं को बसाया जा रहा था। तो ये तो ठीक था कि माइग्रेशन हो रहा था, दोनों तरफ कत्लेआम मचा हुआ था और बहुत सारी चीजें हो रही थी जो बहुत दुखद थी। लेकिन 1948 में एक और चीज हुई। 1948 में हुआ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन क्या था कि जो इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तान जा चुके थे,
उन्होंने 1 साल के अंदर यह महसूस कर लिया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है, पाकिस्तान में इनका कोई भविष्य नहीं है। ये वापस आना शुरू हो गए इंडिया में। अब एक समस्या खड़ी हो गई कि इनका घर जो पहले इंडिया में था, ये तो दूसरे लोगों को दे दिया गया, अब इन्हें रखेंगे कहां? और ऑब्वियसली अगर ये इंडिया लौट करके आएंगे तो ये घर मांगेंगे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा कि इन्हें घर देना है, और अगर घर नहीं मिलेगा तो फिर एक और कम्युनल टेंशन, फिर नए दंगे होने की संभावना, तो बहुत सारी चीजें थी। तो यहां पर 19 जुलाई 1948 के बाद से हमने कह दिया कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें सिटीजनशिप हम देंगे ही नहीं, और अगर देंगे भी तो उन्हें 6 महीना सबसे पहले भारत में रहना होगा, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे। और आने के लिए भी एक परमिट फॉर रीसेटलमेंट लगा दिया गया था कि अगर आपको वापस पाकिस्तान से इंडिया आना है तो आपको एक परमिट लेना होगा। इस परमिट पर गवर्नमेंट का सिग्नेचर होगा, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड ये परमिट होगा, इसे लेकर के ही आप इंडिया आ सकते हैं। इसमें भी एक टेंशन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लग रहा था कि बहुत हैवी अमाउंट में परमिट जारी ना कर दिए जाए, वरना फिर कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो उन्होंने लिखा था पंडित नेहरू को एक चिट्ठी में कि 1 महीने में 10,000 से ज्यादा परमिट ना दिए जाएं। पंडित नेहरू ने बताया कि वो 1 महीने में 2,000 से ज्यादा परमिट दे ही नहीं रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसे रोका गया था कि हमें यहां पर सिटीजन्स को, नए सिटीजन्स को जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, उन्हें इंडिया वापस आने से रोकने के लिए भी कुछ कोशिश की गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने सबने डिमांड किया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए वोट किया था, देश 2 हिस्सों में टूटा था। अब देश को 2 हिस्सों में तोड़ करके आप वापस फिर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर लौट करके इंडिया आ रहे हो, तो ये तो किसी भी तरीके से कोई तर्क नहीं बनता। इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो सरदार पटेल का भी एक वीडियो है, सरदार पटेल का यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप सर्च कर लेना, अगर आपको मन हो देखने का तो आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 7। इसमें कुछ और बातें लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। यहां साफ तौर पर हमने लिख दिया कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट किया है, क्योंकि इस वक्त दंगे शुरू हो गए थे, इस चीज को आपको याद रखना है कि बहुत भयंकर दंगे हो रहे थे, और पाकिस्तान से जो ट्रेन आ रही थी वो ट्रेन लाशों से भरी हुई रहती थी। हिंदुओं, सिखों, बौद्धों का कत्लेआम किया जा रहा था पाकिस्तान में, और ट्रेन भर भर के आती थी लाशें। तो हमने आर्टिकल 7 में साफ लिख दिया कि जो भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है 1 मार्च 1947 को, आजादी से पहले का डेट है ये, याद रखना। इस डेट के बाद जिसने भी पाकिस्तान के लिए माइग्रेट किया है वो इंडियन सिटीजन्स नहीं होंगे। और अगर वो रीसेटलमेंट का जो परमिट था, परमिट फॉर रीसेटलमेंट, इसको लेकर के वापस आते हैं तो इन्हें 6 महीने रहना होगा भारत में। उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं, यहां साफ लिखा हुआ है अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इसे सिटीजनशिप मिलेगा नहीं मिलेगा ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। तो आर्टिकल 7 में बेसिकली इतनी ही बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 8 को देख लेते हैं। आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 8 में लिखा है अ पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया और ग्रैंड पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन या उससे पहले कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है और वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो, किसी भी दूसरे देश में रह रहा है, और उसने इस देश की सिटीजनशिप नहीं ले रखी है, यानी वो इस देश का एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, तो अगर वो चाहे तो वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। उसे उसके लिए करना क्या होगा? उसे उसके लिए सिंपली जिस देश में वो रह रहा है वहां के इंडियन एम्बेसी में जाए और इंडियन एम्बेसी में जाकर के खुद को रजिस्टर कर ले, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आर्टिकल 8 में बेसिकली यही बातें लिखी हुई है। इसे अगर समझ गए हो तो अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। अब है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है? इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री ही और सी विल ऑटोमेटिकली लूज इंडियन सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बाहरी देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे यहां ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। एक नागरिक या तो भारत का सिटीजन होगा या किसी और देश का सिटीजन होगा। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अन्य देश का सिटीजन है भारत की नागरिकता नहीं देंगे। अच्छा, तो क्या ड्यूअल सिटीजनशिप होता है कहीं पर? तो हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। अमेरिका में आपको मिलेगा ड्यूअल सिटीजनशिप। आपको मालूम है जैसे ये अमेरिका है, ये छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है
और इन सब का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना एक कोर्ट भी है, आपको मालूम है। तो यहां जो सिटीजन रह रहा है, इसकी एक नागरिकता इस छोटे से स्टेट की है और इसकी दूसरी एक और नागरिकता है जो इस पूरे यूएसए की है, तो इसे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो तो आपकी मध्य प्रदेश की एक अलग सिटीजनशिप होगी और इंडिया की एक अलग, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और हम फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन है, इंडिया यूनियन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अब आर्टिकल 10 में क्या लिखा है, सबसे पहले इसे समझते हैं। इसे समझ लेंगे तो हमारा एक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बहुत लोगों के मन में संशय था कि क्या उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी या उन्हें नॉन सिटीजन्स घोषित कर दिया जाएगा या उन्हें फॉरेन सिटीजन्स या फिर कुछ और एनिमी एलियन घोषित कर दिया जाएगा। पता नहीं क्या क्या लोगों के मन में जो भ्रम फैलाया गया था, तो वो सारा भ्रम जो है आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले से समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये बेसिकली डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है कि इफ अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन, ही कंटिन्यूज टू बी अ सिटीजन अनलेस डिस्क्वालिफाइड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्त, तुम एक बार अगर भारत के नागरिक बन गए ना, तो तुम कंटिन्यूअसली तुम्हारी आने वाली सारी पुश्तें भारत की नागरिक कहलाएगी, तब तक जब तक कि भारत सरकार खुद आकर के तुम्हारी नागरिकता छीन ना ले। अब इसमें एक और चीज है, यहां पर यह है कि तुम्हें अपनी नागरिकता प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सिटीजनशिप, द गवर्नमेंट हैज टू प्रूफ दैट यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये कि सरकार को यह साबित करना होगा कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुमने गलती से फ्रॉड करके या किसी अदर तरीके से भारत की नागरिकता ली है और इसलिए तुम्हारा नागरिकता भारत का समाप्त किया जा रहा है। अदरवाइज तुम्हारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, कोई तुम्हारी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। तुम अगर एक बार भारत के नागरिक बन गए तो तुम भारत के नागरिक बने रहोगे, तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियां भारत की नागरिक बनी रहेगी। तो इस चीज को बेसिकली मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली है। तो आर्टिकल 10 तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट प्रोविजन है आर्टिकल 11। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास जो है सारे अधिकार हैं सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के। सिटीजनशिप किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सारा चीज कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इस दिस पार्ट का यहां मतलब है कि पार्ट 2, shall derogate the power of the parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के पास सारा अधिकार है कि वो सिटीजनशिप को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी लॉ पास कर सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप के मामले में सारा अधिकार पार्लियामेंट को दिया हुआ है। तो बेसिकली आर्टिकल 11 जो है बस इतना ही कहता है कि पार्लियामेंट के पास सारा अधिकार होगा सिटीजनशिप के मामले में, ठीक है। तो ये तो हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संविधान में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जिसे कई बार अमेंड किया गया है और बेसिकली लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में इसे 2019 में अमेंड किया गया है, तो उसे देख लेते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट है। तो अब देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था, इसलिए इसमें लास्ट में 1955 जोड़ा गया है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। कंसेप्ट कैसा? जैसे बाय बर्थ है या बाय न्यूट्रलाइजेशन है या बाय डिसेंट है, तो बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए जिसके आधार पर भारत के किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। जो भारत में रह रहा है या जो विदेश में रह रहा है उसे नागरिकता किस तरह से मिलेगी, इसके बारे में डिटेल से इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है बाय बर्थ का। बाय बर्थ में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 इस पूरे ड्यूरेशन में अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है तो वो इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है कि इस ड्यूरेशन में जिसका भी भारत में जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद क्या, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक में यहां पर लिखा हुआ है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन। इसका मतलब क्या, या तो फादर इंडियन सिटीजन हो या मदर इंडियन सिटीजन हो, दोनों में से कोई भी अगर एक इंडियन सिटीजन है और वो भारत में जन्मा हो वो व्यक्ति, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसे बाद में फिर बदला गया 2004 में। अब क्या है, अब है 3 दिसंबर 2004 से अभी तक जो प्रोविजन है, इसमें क्या कहा गया है? इन दिस ड्यूरेशन इफ समवन इज बोर्न इन इंडिया एंड बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स
इज इंडियन सिटीजन और वन ऑफ हिज पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन एंड अनदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, इस चीज को ध्यान रखना कि दूसरा जो होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मान लेते हैं कि फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है और मदर जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है होकर के कोई फॉरेनर सिटीजन है, तो फॉरेनर सिटीजन होने पर उसे मिल जाएगा नागरिकता। लेकिन अगर मदर इलीगल माइग्रेंट है तो उसे नहीं मिलेगा, या इसी कंडीशन में अगर फादर इलीगल माइग्रेंट है तो फिर सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। एक या तो कोई वीजा पर आया हुआ होना चाहिए या किसी कंडीशन में जो रेफ्यूजी है वो हो सकता है हो, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, तभी सिटीजनशिप मिलेगा। तो बाय बर्थ का सिर्फ इतना कंसेप्ट है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है? वंश के आधार पर। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि दोज हु बोर्न आउटसाइड इंडिया, यह याद रखना कि जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, और उसके पिता अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन है, जिस वक्त उसका जन्म हो रहा था उस वक्त उसके फादर इंडियन सिटीजन थे, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद क्या लिखा है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि उसके मदर भी अगर भारतीय सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, और उसके फादर फॉरेनर सिटीजन है, कोई विदेशी नागरिक है, तो भी उसके जन्म के समय अगर उसकी मां भारतीय नागरिक रही होगी तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर फादर इंडियन सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पर और मदर कोई और देश की है तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगा। 3 दिसंबर के बाद क्या है कंडीशन? 3 दिसंबर के बाद कंडीशन है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर, जन्म लेने से 1 साल के अंदर उसे कंपलसरीली रजिस्टर करना होगा भारत सरकार के पास आकर के कि हम अपने बेटे को भारतीय नागरिक बनाना चाहते हैं और इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तभी जाकर के उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये बात हो गई डिसेंट की, यानी कि वंश के आधार पर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। इसी को लेकर के सीएए का विवाद हुआ था, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे 11 साल का टर्म था उसे 5 साल कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन को आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब कोई विदेशी नागरिक लीगल तरीके से, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, वो कानूनी तरीके से भारत में रहने आया है और उसने पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में बिताए हैं, प्लस जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप के लिए, उस दिन से लास्ट जो 12 महीना है वो उसने कंटिन्यूअसली भारत में बिताया है, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप दिया जा सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन का यहां सीधा सा मतलब है कि उसने भारत में एक बहुत लंबा समय बिताया है और अब वो भारत में ही रहना चाहता है, तो भारत की नागरिकता इसलिए चाह रहा है और इसलिए हम उसे भारत की नागरिकता दे रहे हैं। तो बस सिंपल सा इतना ही मतलब है। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो एक ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारत के सिटीजन्स को न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं ये एक देश है, ठीक है, भारत का कोई नागरिक यहां रहने गया, अब ये देश न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इस प्रोसेस से भारतीय लोगों को नागरिकता नहीं देता है, तो हम भी इस देश का अगर कोई नागरिक भारत आता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से नागरिकता नहीं देंगे। इसके बाद एक और चीज है, जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू या किसी भी और प्रोसेस से, तो उसे अपना प्रीवियस सिटीजनशिप रिनाउंस करना होगा, यानी उसे अपना प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़ना होगा। तो यहां तक तो बात फिर भी ठीक है। इसके बाद और भी कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लैंग्वेज का, कि जो व्यक्ति न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू भारत का सिटीजन बनना चाहता है उसे भारत की कोई भाषा आनी चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी हुई है, उन 22 में से कोई एक भाषा उसे कंपलसरली आनी चाहिए। दूसरा क्या है? उसका कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कैसा है? अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कैरेक्टर कैसा है? तो ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का पूरा डिस्क्रिशन है, इसमें गवर्नमेंट की पूरी मनमर्जी चलती है कि वो किसी व्यक्ति का कैरेक्टर डिसाइड करे कि कैरेक्टर अच्छा है, खराब है, और इस आधार पर भी हम तय कर सकते हैं कि उसे सिटीजनशिप दिया जाना चाहिए
या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा चीज क्या है, तीसरा है इंटेंशन। जो व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है उसका नियत कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये नियत कौन तय करेगा, ये नियत भी तय करेगा भारत सरकार। भारत सरकार ही इस चीज को तय करेगा कि इस व्यक्ति का नियत क्या है, किस नियत से ये भारत का नागरिक बनना चाहता है। ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है कि उसे एक ओथ लेना होगा। ओथ का मतलब क्या होता है, एक प्रतिज्ञा लेना होगा, एक शपथ लेना होगा भारत का संविधान का, और भारत के संविधान के प्रति उसे अपनी निष्ठा दिखानी होगी, तभी हम उसे भारत का सिटीजनशिप देंगे। तो यहां तक तो फिर भी ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद जो मेन क्राइटेरिया है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हो, और जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए उससे 12 महीना पहले तक लगातार वो भारत में रहा हो। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये इसमें कुछ रियायत दे सकती है। रियायत देने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि 1+11 ईयर का जो ये क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो। अगर भारत सरकार को लगता है कि इसे पहले नागरिकता दे देनी चाहिए तो भारत सरकार इसे पहले भी नागरिकता दे सकती है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब इसके आगे बाय रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, उसे समझते हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो व्यक्ति जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, जो अनडिवाइडेड इंडिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय जो भारत था वो पूरा भारत यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे जगह के जो लोग हैं ये सब इंडियन ओरिजिन के लोग कहलाते हैं। तो वो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम उसे इस प्रोसेस से सिटीजनशिप देंगे। उसके अलावा क्या है कि लास्ट 7 ईयर जो है वो उसने भारत में बिताए होने चाहिए एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ऑर्डिनरी रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि उसने वीजा परमिशन लेकर के या किसी और चीज के थ्रू उसने भारत में पिछले 7 साल बिताए हों। तो यहां तक समझ गए। इसके अलावा एक और चीज है, वो है माइनर चिल्ड्रन। माइनर चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है भारत में 18 साल से कम उम्र के लोग, -18 जो हैं, इन लोगों को, जो भारत के सिटीजन हैं, उनके बच्चे अगर माइनर चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें भी हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो यहां तक समझ गए कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या प्रोसेस है। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का क्या मतलब है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को अगर इस तरह से समझाएं कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ कोई और कंट्री है, या यहाँ कोई जमीन का टुकड़ा है, या इधर कोई जमीन का टुकड़ा है, कहीं पर भी जमीन का कोई टुकड़ा है, हम उसे इंडिया में जोड़ लेते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं इन सारे लोगों को जो नागरिकता देंगे तो उसके लिए इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। इसका अगर सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम देखें तो सिटीजनशिप ऑफ पौंडीचेरी एक्ट 1962। जब हमने पौंडीचेरी को भारत में जोड़ा था तो उस वक्त हमने ये एक्ट लाया था, और इस एक्ट के तहत हमने क्या किया था कि जो पौंडीचेरी के सिटीजन्स थे उसे हमने भारत की नागरिकता दे दी थी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी विदेशी भूमि को अगर हम भारत में जोड़ते हैं तो हम उसके लोगों को नागरिकता दे सकते हैं। इसके बाद अब आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे किसी की नागरिकता छीनी जाती है। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ सिटीजनशिप में क्या है कि इसका जो कंसेप्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बल्कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया हुआ है। इसमें जो सेक्शन 8, 9 और 10 है ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप से डील करता है, यानी इसमें जो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया हुआ है कि कैसे किसी की नागरिकता ली जाएगी वापस। तो सबसे पहला जो सेक्शन है इसका सेक्शन 8, इसमें चर्चा किया गया है रिनंसिएशन का। रिनंसिएशन का क्या मतलब है कि कोई इंडिविजुअल है वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है, या उसकी मर्जी है वो जो करना चाहे, वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वो इस बात को बाय लीगल प्रोसेस रिनाउंस कर सकता है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है। सेक्शन 9 में क्या है, सेक्शन 9 में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि भारत सरकार खुद किसी की नागरिकता को टर्मिनेट कर रही है, यानी कि समाप्त कर रही है। अब ऑब्वियसली अगर हम किसी की नागरिकता को समाप्त कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ क्राइटेरियाज होंगे जिसके आधार पर हम किसी की नागरिकता को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल 10 में बताया था कि हम वही किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते। भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारा नागरिकता वापस ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे, उन रीजनेबल ग्राउंड्स के आधार पर ही नागरिकता वापस ली जा सकती है किसी सिटीजन की, या हमने अगर किसी को सिटीजनशिप दिया है तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर सकते हैं। यह सारा अधिकार हमें सेक्शन 9 देता है। अब सेक्शन 9 के बाद सेक्शन 10 है। देखो एक चीज समझ लो
कि ये जितने भी सेक्शंस है ना, इसे बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें इसका आंसर राइटिंग में जगह ही नहीं बचेगा कि हम इतना सब लिख सके। तो सिर्फ इतना याद रख लेना है कि सेक्शन 8, 9 और 10 जो है ये सिटीजनशिप के लॉस से डील करता है कि सिटीजनशिप कैसे किसी का लिया जाएगा या समाप्त किया जाएगा। तो थोड़ा सा 10 को देख लेते हैं। ये है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, एक तरह से हानि कर देना किसी का सिटीजनशिप का। तो इसमें क्या कंडीशन है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ली है, बाद में ली है, यानी कि वो 26 जनवरी 1950 से पहले से भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार ने बाद में कुछ क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए उसे भारत का नागरिक बनाया है। इसमें एक और कंडीशन है, वो मैं अभी बताऊंगा, पर पहले इसे समझ लो कि उसे भारत सरकार ने नागरिक बनाया है और उसने जो फॉर्म अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए, उसमें उसने किसी तरह का फ्रॉड किया है या उसने किसी तरह का झूठ बोला है या कुछ भी गलत किया है, और भारत सरकार इस चीज को डिटेक्ट कर लेती है कि इस बंदे ने अपने एप्लीकेशन में कुछ गलतियां की है, जानबूझकर कुछ चीजों को छिपाया है, तो इस कंडीशन में हम उसकी नागरिकता कैंसिल कर सकते हैं। एक और कंडीशन है बाहरी लोगों के लिए, वो क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर जो होगा उसके सिटीजनशिप का, यानी मान लेते हैं कि आज 2021 में उसे सिटीजनशिप मिला है, तो फर्स्ट 5 ईयर हो जाएगा 2026 तक। इस ड्यूरेशन में उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की जेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन सब पे लागू होता है, वो है एनिमी नेशन के साथ डील करना। एनिमी नेशन किसे कहते हैं? जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो। इस चीज को हमेशा याद रखना, पाकिस्तान, चाइना, इन सबको एनिमी नेशन नहीं कहा जाता है। एनिमी नेशन सिर्फ वही होगा जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो उस समय पर। तो युद्ध चल रहा है हमारा किसी देश के साथ, और उस समय भारत के किसी नागरिक ने इस देश के साथ किसी तरह की डीलिंग की है, कुछ भी डील हो सकता है वो, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। तो बस सिटीजनशिप को समाप्त करने का इतना ही क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया मुझे तो अभी तक कहीं नहीं दिखा है। अगर तुम्हें दिखे तो जरूर बता देना। अब इसके बाद आ जाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर। इसमें क्या लिखा है? इसमें बेसिकली ये बहुत लंबा बेयर एक्ट मैंने उठा करके सीधे गजट से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट जो काम की चीज है हम उसे देखेंगे। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सिर्फ ये 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली रिलीजन को मेंशन किया गया है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियनिटी। सिर्फ ये लोग, इन लोगों को जो क्राइटेरिया था हमारा 11 साल प्लस 1 साल वाला, इसमें कुछ छूट दिया गया है। सिंपली इतना ही किया गया कि इसमें कुछ छूट दिया गया है। 12 साल की जगह हमने इसे कर दिया है 5 साल। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है कि 12 साल में जो इसे नागरिकता मिलने वाला था वो अब हम इसे 5 साल में दे देंगे। इसमें मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है, लेकिन मेरे दोस्त आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी देता है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हम सबको समानता देते हैं। ये लोग जो आ रहे हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर के लोग नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, जो रेफ्यूजी हैं, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण यहाँ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण मजबूर होकर के अपना घर परिवार सब छोड़ करके, बीवी बाल बच्चा सब छोड़ करके यहाँ पहुंचे हैं, किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हुए भारत आए हैं। तो इन पर थोड़ी सी दया दिखाते हुए हमने इन सारे लोगों को ये 11 साल प्लस 1 साल वाला जो क्राइटेरिया है इसमें थोड़ा रियायत देकर के इसे 5 साल कर दिया। अब मुझे ये समझ में कभी नहीं आया मेरे दोस्त कि इतनी छोटी सी बात के लिए, जिसमें किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही थी, इतना बड़ा बवाल हुआ, दिल्ली में दंगे हो गए और इतने लोगों की हत्याएं हो गई। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, किसकी गंदी मानसिकता है या क्या है, वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। इसमें मैं बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं हूं। इसके अलावा इसमें एक और क्राइटेरिया था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो क्राइटेरिया क्या था उसे समझ लेते हैं। ये था कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura as included in the 6th schedule of the constitution and the areas covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये असम का क्षेत्र है, ठीक है, मान लो
यहाँ पर कुछ एरिया हमने 6 शेड्यूल में रखा है जो ट्राइबल पीपल के लिए रिजर्व्ड है। जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है ना, इनके क्षेत्र में हमने इन्हें ऑटोनॉमी दे रखी है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि स्वायत्तता इन्हें मिली हुई है कि ये अपना रेगुलेशन खुद से चलाएंगे। तो जो भी बाहर के लोग अगर आ करके, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ तो रह सकते हैं, लेकिन वो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में वो नहीं रहेंगे। इस रीजन पर ये वाला सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बस इतना ही लिखा गया है। उसी तरह से जो बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है, इस एरिया में भी जो इनर लाइन वाला एरिया है, इनर लाइन वाले एरिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस एरिया में भी ये वाला एक्ट जो है सिटीजनशिप का, ये अप्लाई नहीं होगा। सिटीजनशिप एक्ट में इससे ज्यादा मेरे दोस्त और कुछ नहीं है। इसको लेकर के बेवजह का हवा बनाया गया है। अब ये हवा क्यों है, इसके क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो आपको इतने दिनों में न्यूज में और बाकी सब जगह देखने को मिल गया है। तो मामला भी थोड़ा पुराना हो चुका है, तो अब इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें से काम का चीज था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं पीआईओ और ओसीआई पर। अब सबसे पहले ओसीआई समझते हैं, फिर पीआईओ समझेंगे। तो ओसीआई क्या है? ओसीआई है, इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या है, ये कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो एक टाइम पर भारत के सिटीजन बनने के लिए इलिजिबल थे। इलिजिबल थे मतलब योग्य थे। कब? जब हमारा देश का संविधान लागू हो रहा था, या संविधान लागू हो जाने के बाद भी किसी समय पर वो भारत का नागरिक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने ये जो फॉर्म भरना जाता है ना, उन्होंने ये फॉर्म ही नहीं भरा। तो इस वजह से उनकी नागरिकता नहीं मिल पाई उन्हें, और वो आज के समय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं। या फिर उनके जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, या जो उनके बच्चे हैं, या उनके जो पोते हैं, वो लोग भी आज के समय ओसीआई स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम उन्हें ओसीआई स्टेटस देते हैं। अब इसमें एक और चीज है। एक और चीज क्या है कि जो 15th डे ऑफ अगस्त 1947 था, यानी कि 15 अगस्त 1947 था, इस दिन के बाद अगर हमने भारत में किसी और क्षेत्र को जोड़ा है और यहाँ का कोई नागरिक अप्लाई नहीं कर पाया सिटीजनशिप के लिए, या सिटीजनशिप नहीं ले पाया, और वो आज के समय कहीं और बस रहा है, तो वो भी ओसीआई स्टेटस ले सकता है, और ओसीआई स्टेटस लेकर के वो भारत आ जा सकता है। इसमें होता क्या है, ये एक तरह का जो है ना मल्टीपर्पस मल्टीपल एंट्री वीजा है। लाइफ लॉन्ग वीजा कहा जाता है इसे। इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो ओसीआई स्टेटस ले चुका है आज के समय, जिसके पास ओसीआई कार्ड है, वो जब चाहे भारत आ सकता है। भारत में जितना लंबा समय तक रहना चाहे रह सकता है। उसके ऊपर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा। बेसिकली ओसीआई में बस यही चीज है। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं ना, ये लोग ओसीआई स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को सिटीजनशिप देने लगते, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, उस वक्त तो हर कोई जो इंडियन सिटीजन था, क्योंकि इंडियन सिटीजन का डेफिनेशन उस समय क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उस हिसाब से तो हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी आज के समय हमें कहता कि हमें भी भाई ओसीआई स्टेटस दे दो, हम भी जब मन तब चाहेंगे आएंगे इंडिया और बम फोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी होता है। तो हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें शामिल नहीं किया है। तो ओसीआई में बेसिकली इतना ही है। अब देख लेते हैं थोड़ा पीआईओ को। पीआईओ क्या है? ये भी जो है ना एक तरह से ओसीआई से मिलता जुलता चीज ही है। मिलता जुलता से क्या मतलब है? मिलता जुलता से मतलब है कि वैसे लोग जो एक टाइम पर इंडिया का पासपोर्ट अपने पास रखते थे, यानी कि वो इंडियन सिटीजन्स थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप का त्याग कर दिया और वो किसी और देश के नागरिक बन गए। पहले मैं तुम्हें यहाँ फिर फुल फॉर्म बता देता हूँ। फुल फॉर्म क्या है इसका? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पर जो इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसकी बात हो रही है। तो ये सारे लोग जो किसी टाइम पर हिस्ट्री में इंडियन पासपोर्ट रखते थे, इंडियन सिटीजन्स थे, लेकिन किसी कारण से इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया, वो बाद में चाहें तो पीआईओ ले सकते हैं। ओसीआई में क्या था कि उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप कभी लिया ही नहीं, लेकिन पीआईओ वालों में क्या है कि इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप लिया, लेकिन बाद में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया और अब ये पीआईओ के सिटीजन बन गए। तो गवर्नमेंट के पास एक शिकायत थी। शिकायत क्या थी
कि पीआईओ वालों को क्या था ना कि वो अगर इंडिया आते थे तो मल्टीपल एंट्री तो इनका भी था, लेकिन इन्हें हर 180 दिन में जाकर के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता था। और ये वाला जो वीजा था ये लाइफ लॉन्ग नहीं था, ये 15 सालों के लिए होता था। 15 साल बाद इसे फिर रिन्यू करवाना पड़ता था। तो रिन्यू ना करवाना पड़े, ये सारा झमेला झंझट में फंसने से बेहतर है कि इन लोगों ने समझा कि भारत सरकार को एक बार कंप्लेन देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी कुछ ओसीआई जैसा ही दे दो। तो भारत सरकार ने फाइनली 15 जनवरी 2015 को ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया। मर्ज कर देने का मतलब क्या हुआ, मिला दिया। अब जो स्टेटस ओसीआई वालों को मिला हुआ था वही पीआईओ वालों को भी मिल गया। तो ये अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया, क्योंकि ये 2015 में ही खत्म हो चुका है और अब इस पर मेरे ख्याल से कोई सवाल आने वाला नहीं है। चांस सिर्फ सवाल का तभी है जब ये किसी ना किसी बात को लेकर के न्यूज में हो, अदरवाइज इस पर कोई सवाल नहीं आएगा। इसमें एक चीज और था, एक और चीज क्या था कि जो सिटीजन है ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, नेपाल का, भूटान का, चाइना का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ये लोग पीआईओ स्टेटस नहीं ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने तो सारे के सारे इंडियन नेबर्स को गिना दिया, लेकिन सारे इंडियन नेबर्स नहीं है। ईरान हमारा नेबर नहीं है और म्यांमार जो है, म्यांमार हमारा नेबर है, लेकिन वहां रह रहे लोगों को हम पीआईओ स्टेटस दे सकते थे। तो इंडियन नेबर वाला कंडीशन इसमें नहीं अप्लाई होता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, बस इतने ही देश है, ठीक है, और एक ईरान है। म्यांमार को तो मिल ही सकता था। तो नेबर वाला कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। इन सारे लोगों को पीआईओ स्टेटस नहीं मिलता था, इन लोगों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यहां तक तो समझ गए। अब एक लास्ट चीज बच रही है पूरे सिटीजनशिप के कंसेप्ट में, वो है एनआरआई। तो एनआरआई को समझ लेते हैं। एनआरआई क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 182 दिन से अधिक भारत से बाहर रहता हो, उसे हम एनआरआई कहते हैं। इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या होता है ना कि इसे टैक्स एडवांटेज बहुत ज्यादा मिला हुआ है। टैक्स एडवांटेज क्या है कि ये लोग जो भी भारत से बाहर पैसा कमाते हैं ना, ये टैक्स फ्री होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, वो लोग अपना अधिकतर समय इंडिया से बाहर बिताना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घूमने पहुंच जाते हैं बस बाहर, उन्हें मालूम है कि अगर वो 182 दिन या उससे अधिक भारत से बाहर रहेंगे तो उन्हें एनआरआई स्टेटस मिला हुआ रहेगा, ठीक है। हर साल इस स्टेटस को अपडेट करवाना होता है कि उसने एक साल में 182 दिन जो है वो भारत से बाहर बिताया है। तो अगर कोई व्यक्ति 182 दिन या उससे अधिक भारत से बाहर रह रहा है तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई को बहुत सारा टैक्स बेनिफिट है, ये तो समझ गए। यहां पर ये लोग जो है ना, ये वोट भी कर सकते हैं। इन्हें ओवरसीज वोटर कहा जाता है। बस इन्हें एक एनआरआई के रूप में खुद को रजिस्टर करना होता है और ये वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकते हैं। इन्हें किसी तरह की सरकारी नौकरी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो इन्हें नहीं दिया जाएगा। और बेसिकली लोग एनआरआई सिर्फ इसीलिए बनते हैं ताकि उन्हें टैक्स में कुछ बेनिफिट मिल सके। बॉलीवुड में आप देखो तो अगर ज्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स शूट होते हैं वो एडवर्टीजमेंट फॉरेन कंट्रीज में शूट होते हैं। क्यों? ताकि वहां से जो अर्निंग हो रही है वो इसे आउट ऑफ इंडिया की अर्निंग बता करके सारा टैक्स का पैसा बचा लेते हैं। तो ये हो गया एनआरआई भी खत्म। यानी कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा सिटीजनशिप का टॉपिक। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर जाकर के मेरे और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल तो जरूर ही ज्वाइन कर लें, वहां बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे और जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बाद फिर हम धीरे धीरे पॉलिटी के अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करते चलेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।